हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इसके अंदर आपको मिक्स्ड 15 क्वेश्चंस है क्लास 12 के। क्वेश्चन पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे है। शुरू करो इसको। अ प्रोटॉन अप्रोचेस अ फिक्स्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल P moving along the dipole axis at a large distance from the dipole। लार्ज डिस्टेंस बोला है, यानी कि आपको शुरुआत में R टेंडिंग टू इंफिनिटी है। आपको R टेंडिंग टू इंफिनिटी है। सर आंसर इज टू, कुछ बच्चे आंसर लिख रहे हैं, देखते हैं कि सही कि गलत। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन वाज शुरुआत में इतना। तो डायग्राम को समझना, आपके पास यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है p वेक्टर और इस ओरिएंटेशन में है, और आपके पास बहुत दूर में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉनिक चार्ज, उसका E प्लस हो जाएगा। आपने उसको इस समय लेफ्ट साइड की तरफ फेंका है विद सम काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू योर 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ग्राफ भी यहां पे दिया हुआ है कि भैया जब वो आपको डाइपोल से 0.2 मीटर की दूरी पे था, उस समय काइनेटिक एनर्जी उसकी 100 है। यानी कि वो आपको जा रहा है। लेट अस से कि भैया वो जब आपको ए पॉइंट पे है, तो ए पॉइंट की दूरी अपने को डाइपोल से दे रखा है इस समय 0.2 मीटर, और इस मोमेंट पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हमको दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और शुरुआत में था आपको 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमसे कहता है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट विच इज योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको यही प्रोटॉन आगे बढ़ते 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 लेटस से वो मैक्सिमम आपको यहीं तक आ पाया, बी पॉइंट तक आ पाया, और अब उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है 0। बी और डाइपोल के बीच में जो दूरी है, हमको सवाल में वो आर नॉट कह रहा है। तो हमसे सवाल में आर नॉट पूछ रहा है, हमसे सवाल में यहां पे आर नॉट पूछ रहा है। बताइए, in the graph r is the distance, in the graph r is the distance, right? Find the value of r naught, find the value of r naught। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे, है ना, look here very very carefully, r naught is much much more than length of the dipole। ठीक बात है सर, डाइपोल से ये बहुत ज्यादा दूरी पे है। r is the distance। तो अगर तुम यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो तुमको समझ में आएगा कि भैया शुरुआत में इसके पास था सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी विच इज योर 400। दिस इज इक्वल टू पॉइंट नंबर ए पे, पॉइंट नंबर ए पे इसके पास है काइनेटिक एनर्जी विच इज योर 100 प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके पास, राइट? डाइपोल के वजह से 0.2 मीटर की दूरी पे, डाइपोल के वजह से आपको जो पोटेंशियल होता है दैट इज योर पीके डिवाइडेड बाय योर आर स्क्वायर। इक्वेशन ध्यान में नहीं है तो ध्यान में रखो, यानी कि पीके अपॉन आर स्क्वायर। डाइपोल के वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया, दैट पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। ये हो गया आपको टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर ए, राइट? इक्वेशन नंबर 1, राइट? इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि पीके ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू योर 300। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करके इसको लिख सकते थे पीके बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू योर 300। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 आप यहां पे। अच्छा, अब तुम यहां पे अगर ध्यान से देखो तो तुम लोग यहां पे एकदम शुरुआत और बी पॉइंट के बीच में भी एनर्जी कंजर्व कर सकते थे। एकदम शुरुआत में आपको है 400 काइनेटिक एनर्जी, और बी पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू योर पीके डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर इनटू योर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे भी आपके पास ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मर जाएगा। सो दिस बिकम्स योर पीके अपॉन योर आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 400, राइट? अच्छा, ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर 2। अब तुम यहां पे देख सकते हो कि भैया आपका जो पीके का वैल्यू है दैट इज 300 आर स्क्वायर। तो यहां आप लिख सकते थे 300 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू योर 400। तो आपका यहां से 0 0 0 0 आपस में मर जाएगा। सो दिस बिकम्स योर आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 आर का स्क्वायर। दिख रहा है ना, 3/4 आर का स्क्वायर। सो दिस इज योर आर नॉट स्क्वायर 3/4 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर की वैल्यू है 0.2, तो ये आपको हो रहा है यहाँ पे, एक काम करो ना, अंडर रूट ले लो। सो आर नॉट इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाइड बाई योर
आर विच इज इक्वल टू योर 0.2, तो आपका जो जवाब हो रहा है दैट इज योर √3/10। अगर तुम ध्यान से देखो तो फील्ड आपको इनटू द प्लेन है। अगर तुम चाहते हो कि इसमें जो आपका करंट है वो क्लॉकवाइज इंड्यूस हो, आप चाहते हैं कि इसमें करंट क्लॉकवाइज इंड्यूस हो, समझना 0 से 5 सेकेंड में आपको फील्ड बढ़ रहा है, तो अगर इनटू द प्लेन फील्ड बढ़ेगा तो उसको अपोज करने के लिए करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर करंट को क्लॉकवाइज फ्लो कराना है तो फील्ड को घटना चाहिए, यानी पहले पार्ट का आंसर होगा आपको 10 सेकेंड से लेके 15 सेकेंड तक, 10 सेकेंड से लेके 15 सेकेंड। और बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंटरवल 10 से 15 सेकेंड इज डैश 10⁻⁻7 वोल्ट। तो आपको ये डैश को बताना है कितना है। आपने इस टाइप का वैरायटी पीवाईक्यूज में किया है कि नहीं किया है? बच्चे यहाँ पे 6 आंसर कह रहे हैं, 6 आंसर है कि नहीं? आपका जो ईएमएफ इंड्यूस है दैट इज गोइंग टू बी योर -dφ/dt, यानी कि सर माइनस एरिया को अगर बाहर निकाल देंगे तो सर dB/dt। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें सो दिस इज इक्वल टू माइनस एरिया आपका सवाल में दे रखा है दैट इज योर 5 × 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई dB/dt। भैया इस जोन में आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप होगा, तो पहले ही नेगेटिव आएगा और जो उसकी वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू योर दिस बाई दिस, यानी कि 6 मिली टेस्ला 6 × 10⁻³ अपॉन दिस गैप विच इज इक्वल टू योर 5। अगर हम ध्यान से देखें तो 5 मरेगा, यानी 6 × 10⁻⁻7, तो इस सवाल का जवाब आपको 6 हो जाएगा। सब कहता है अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स ऑफ पीक ईएमएफ 200 वोल्ट, इसका जो पीक ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू योर 200 वोल्ट। हमको कहता है सवाल में द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट इज, आपके पास यहाँ पे इंडक्टर है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, फिर से रेजिस्टर है। What is the approximate value of the peak current flowing through the circuit? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। सवाल आपको पीवाईक्यूज में आ चुका है कि अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हुआ तो आपको किस प्रकार से इंडक्टर और कैपेसिटर बिहेव करता है। अगर तुम्हें ध्यान में हो कि भैया आपको XL होता था ओमेगा L और XC होता है आपको 1/ωc। अगर तुम्हारा ओमेगा बहुत लार्ज होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो भैया ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट एंड कैपेसिटर बिहेव एज अ क्लोज सर्किट। तो अगर इंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो भैया इंडक्टर को यहां पे छुपा दो, इंडक्टर से आपको कोई भी करंट का ट्रांसमिशन नहीं होगा। और आपका कैपेसिटर अगर प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा है तो इस कैपेसिटर को आप प्लेन वायर से रिप्लेस कीजिए। अब जब यहां से जो भी करंट जा रहा होगा वो यहां से जाएगा, नीचे जाएगा और इस प्लेन वायर से जाएगा। R2 में करंट नहीं जाएगा क्योंकि R2 अब बाईपास हो जाएगा, R2 अब बाईपास हो जाएगा, तो आप R2 को अब यहां से छुपा सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास सवाल में बस R1 है विच इज इक्वल टू योर 10 ओम, आपके पास R3 है विच इज इक्वल टू योर 30 ओम। तो आपका जो करंट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू योर 200 डिवाइडेड बाय योर 40, यानी कि सर 5 एम्पियर इसका जवाब है। और ऐसा सवाल आपको पीवाईक्यूज में आ चुका है जहां पे लो, वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी और वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है आपसे पूछा जाता है। यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो द ग्राफ शोज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एलसीआर सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, राइट। ये वाला ग्राफ आपने देखा है ऑल्टरनेटिंग करंट में, ठीक बात है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, ये शेप किस ग्राफ में सही तरीके से दिखाया गया है। अगर कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस को इंक्रीज कर दो और रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दो, और रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दो, अगर तुम थोड़ा सा भी बुद्धि लगा के सोचो तो तुमको समझ में आएगा कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज इक्वल टू दिस। तो अगर तुमने L को भी बढ़ा दिया, तुमने C को भी बढ़ा दिया, तो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो घट गया है। आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो आपको घटेगा कि नहीं घटेगा? इफ द कैपेसिटेंस एंड द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज इंक्रीज्ड, ठीक बात है। तो आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो घट जाएगा, यानी कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अभी ओरिजिन से इतनी दूरी पे था अब ओरिजिन से कम दूरी पे होगा। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, ये दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। उसके अलावा जो रेजोनेंस पे आपका करंट होता है दैट इज योर वोल्टेज अपॉन योर रेजिस्टेंस। रेजोनेंस पे आपका करंट इतना ही होता है, तो अगर तुम रेजिस्टेंस को घटा दोगे तो आपका पीक करंट बढ़ जाएगा।
तो पीक करंट इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है और ऑप्शन नंबर डी गलत है। सवाल में कहता है अ पोल स्टैंड्स इन अ पूल ऑफ वाटर सच दैट सन शाइन्स एट एन एंगल एज शोन इन द डायग्राम। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पोल अबव द वाटर A1 टू दैट इनसाइड वाटर A2 इज दिस मच। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो A1 है, यहां से यहां तक A2 है, और हमको सवाल में A1 बाई A2 कहता है √3 बाई √55। ठीक है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल ऑन द वाटर सरफेस टू दैट एट द बॉटम ऑफ द पूल इज 1/x। तो आपसे x की वैल्यू यहां पे पूछ रहा है। या शैडो का कंसेप्ट क्या है, यहां से आपको सन रेज आ रहा है, रेज आ रहा है, तो पानी के सरफेस पे जो शैडो का लेंथ होगा वो इतना होगा। हम शैडो का लेंथ एक काम करते हैं, डार्क ब्लू से दिखाते हैं। तो ये आपको शैडो का लेंथ है पानी के सरफेस पे, लेकिन जब यही रे ऑफ लाइट आपको पानी के अंदर जाएगा तो वो आपको बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंड होते 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 यहां तक पहुंचा है। तो पानी के अंदर जो शैडो का लेंथ है वो बेसिकली यहां से लेके यहां तक का होगा। ये आपको पानी के अंदर शैडो का लेंथ है। अगर तुम थोड़ा सा भी और बुद्धि लगा के ध्यान से देखो तो तुमको दिखाई देगा कि भाई साहब, ओ भाई साहब, अगर हम लोग इसको बोल दे ए बी, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी, इसको बोल दो ई और इसको बोल दो एफ, तो आपको दिख रहा है कि ए बी और ई एफ बराबर है। और देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 है, तो ये 30 डिग्रीज होगा। सही बात है सर? किसी का कुछ आंसर आया है क्या? 5 आया है, बढ़िया है। नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। आपको A1 पता है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो हम AB निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू योर A1 अपॉन योर AB। तो अगर हम ध्यान से देखें कि AB इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई √3, तो आपका AB जो है वो A1 बाई √3 आया है। अगर AB इतना है तो EF भी इतना ही होगा, EF भी इतना होगा। अब और आगे देखो, ये 30 डिग्रीज है, तो ये वाला एंगल कितना है? A पॉइंट पे लगाओ स्नेल्स लॉ। जब तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे तो बाहर में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई योर 4/3। तो आपको दिख रहा है यहां से साइन थीटा हो जाएगा अपने को कितना? 3/8। यानी कि अगर हम एक ट्राइंगल ले, ये थीटा बोल दे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस उस ट्राइंगल का कितना हो जाएगा? 64 - 9, यानी कि सर ये हो जाएगा अपने को √55। यानी tan थीटा हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन √55। ये हमने क्यों किया? क्योंकि भैया अब हमको लिखना है ट्राइंगल AED में। ट्राइंगल AED में अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई AE, DE डिवाइडेड बाई AE, और AE आपको कुछ नहीं A2 के बराबर है। tan थीटा मेरे पास है 3/√55, दिस इज इक्वल टू DE बाई A2। तो यहां से आपका जो DE निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू योर 3/√55 इंटू A2। अब अगर तुम और ध्यान से देखो तो हमको सवाल में रेशियो पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB अपॉन DF। AB की वैल्यू है A1 बाई √3, DF है आपको DE प्लस EF। DE आपके पास है, DE है आपके पास 3A2 डिवाइडेड बाई योर √55 प्लस EF आपके पास ऑलरेडी है, दिस इज इक्वल टू A1 बाई √3। अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो A1 की वैल्यू कुछ नहीं √3 डिवाइडेड बाई √55 टाइम्स योर A2 है। तो A1 को हम, और इस √3 को अगर हम लेफ्ट साइड ले आए, इस √3 को अगर हम लोग यहां पे लेफ्ट साइड ले आए तो A1 बाई √3 को हम A2 बाई √55 लिख सकते थे। तो इसको रिप्लेस करो, A2 डिवाइडेड बाई √55, यहां पे भी आपका ये तो है ही 3A2 डिवाइडेड बाई √55 प्लस A2 बाई √55। तो यहां से तुमको दिखाई देगा कि भैया आपका A2 √55 ये सब मरेगा और आपके पास बच रहा है 1/4। यानी यहां पे जो आपको जवाब हो जाएगा x का, x विल बी इक्वल टू योर 4। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ्स बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट
ब्ला ब्ला ब्ला, आपके पास ये ग्राफ है, आपको अगर ध्यान में है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको ध्यान में है तो भैया, क्योंकि ये दोनों सेम है, यानी सी और बी का इंटेंसिटी सेम होगा, इंटेंसिटी सेम होता है तो सैचुरेशन करंट सेम होता है, राइट। और क्योंकि यहाँ पे बी और ए दोनों एक ही पॉइंट पे है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी और ए आपको सेम है। तो किसी ऑप्शन में है क्या, यहां कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां लिखता है कि भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड सी आर बराबर, बी और सी का फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं हो सकता क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी आर बराबर एंड ए और सी का इंटेंसिटी बराबर नहीं हो सकता, जो कि सही बात है। यहाँ पे सी का जो इंटेंसिटी है वो ए के इंटेंसिटी से ज्यादा है, तो यही ऑप्शन सही है, डी वाला आपको गलत है। असर्जन, द मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या मास ऑफ न्यूक्लियस कम होता है? आपके पास यहाँ पे कुछ प्रोटॉन है, आपके पास कुछ न्यूट्रॉन है, और फिर आपको यहाँ पे न्यूक्लियस बनता है। तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये आपको रिएक्शन जब हो रहा है, जब ये प्रोड्यूस होता है, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे कुछ हीट भी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे आपको एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस का मास आपको कम होता है। सो द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये स्टेटमेंट आपको ट्रू है। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन द न्यूक्लियस आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म द न्यूक्लियस। व्हेन द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर, एनर्जी इज नॉट एब्सॉर्ब्ड, इट इज रिलीज्ड। तो ये स्टेटमेंट अपने को फॉल्स है। तो भैया असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। इन अ मार्सडन एक्सपेरिमेंट, इस नाम से अपने को कोई लेना देना नहीं है। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी हाफ mv² बम्बार्ड्स द हेवी टारगेट न्यूक्लियस ऑफ ZE। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे ZE है और आपके पास इंफिनिटी पे, सवाल में नहीं बोला, इसका मतलब भैया ये बहुत दूर है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी इसका 0 होगा। आपने इसको बम्बार्ड किया ZE के पास, ठीक है, आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दी है हाफ mv²। In the modified version of the experiment, a bombarding particle 3 times the, आपने फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस बार जो आपने यहाँ पे पार्टिकल लिया है उसका जो मास है, पहले वाले का चार्ज अगर Q था, मास M था, तो इस बार इसका जो मास है वो 3 टाइम्स है और चार्ज इसका 2 टाइम्स है, राइट। अच्छा, एंड यू हैव केप्ट कीपिंग द हैवी टारगेट सेम, आपने सेम हैवी टारगेट इस बार भी रखा है। If the distance of closest approach in the first case was r0, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, यहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंच पाया जिससे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 है, ठीक है। तो मॉडिफाइड केस में आपको जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r है वो सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आना चाहिए यहां पे कि शुरुआत में सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, शुरुआत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और बाद में जब वो बहुत नजदीक पहुंच गया है तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू k इंटू चार्ज अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सेकंड केस में तुम अगर ध्यान से देखो तो हाफ मास आपका 3m है, आपने वेलोसिटी सेम रखी थी kZe, दूसरे वाले का चार्ज इस समय 2q है, एंड दैट डिवाइडेड बाय योर स्मॉल r। सो बेसिकली तुमको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बस डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा हाफ mv² मरा, तो ये आ गया आपको 1/3। फिर आपका kZe और kZe मरेगा, q और q आपका यहाँ पे मर जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1/r0 डिवाइडेड बाई 2/r, तो भैया आपको दिख रहा है 2/3 इज इक्वल टू r/r0, यानी कि r इज इक्वल टू r0 2/3। तो यहां पे हमको n पूछ रहा है, तो क्या आपकी भी n की वैल्यू 2 आ रही है? शोन बिलो इज द LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। आपको L के अक्रॉस भी 20 वोल्ट है, C के अक्रॉस भी 20 वोल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द वैल्यू ऑफ R इज डबल्ड? क्या होगा अगर R की वैल्यू को डबल कर दे? 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे। द वोल्टेज अक्रॉस L विल डबल्ड, द वोल्टेज अक्रॉस C विल रिमेन द सेम, द वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन विल बी हाफ्ड, द वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन विल रिमेन द सेम। सबसे पहली बात आपको समझ में आना चाहिए, L के अक्रॉस भी 20 वोल्ट है, C के अक्रॉस भी 20 वोल्ट है, और अगर तुमको फेजर डायग्राम थोड़ा सा भी ध्यान में है, R के अक्रॉस अगर VR लिखते हो तो L के अक्रॉस VL लिखोगे, और ये आपको होता है VC। तो
एल के अक्रॉस और सी के अक्रॉस आपको आउट ऑफ फेज है। यानी पहली बात, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि सर्किट अभी रेजोनेंस में है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है कि सर्किट आपको रेजोनेंस में है, ठीक बात है। यानी कि जो करंट है दैट इज इक्वल टू ई बाई आर, राइट। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। अच्छा सर, अगर तुमने आर को डबल किया, अगर तुम आर को बढ़ाओगे, अगर तुम आर को बढ़ाओगे तो करंट घटा होगा, और अगर करंट घटेगा तो वीएल भी घटेगा और वीसी भी घटेगा। सो वोल्टेज अक्रॉस एल विल डबल्ड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वोल्टेज अक्रॉस सी विल रिमेन सेम, सेम भी नहीं होगा, घटेगा, घटेगा, राइट। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन विल बी हाफ्ड। अगर तुम ध्यान से देखो तो टर्मिनल, ये सवाल हमने अपने श्योर शॉर्ट सीरीज में लिया था, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या दिख नहीं रहा है कि जीरो है? क्योंकि अगर इसको तुम +20 बोलते हो तो ये -20 हो जाएगा, दोनों आउट ऑफ फेज था। यानी तुम आर को घटाओ बढ़ाओ, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा, यानी कि भैया इट विल रिमेन सेम एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। ये है आपको पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग। अ साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ टू आइडियल डायोड्स, दोनों आइडियल डायोड्स है, ब्ला ब्ला ब्ला। वोल्टेज अक्रॉस पी आर, पी और आर के बीच में क्या पोटेंशियल है? व्हेन इनपुट वोल्टेज इज +12 वोल्ट। अगर आपको इनपुट वोल्टेज +12 वोल्ट है, +12 वोल्ट का मतलब है कि ये 12 है और ये वाला पोटेंशियल आपको 0 है, राइट। तो तुमको दिख रहा होगा कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो आपको ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और ये रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड का मतलब है कि तुम इस वाले डायोड को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला है। और फॉरवर्ड बायस्ड वाला जो डायोड है इट विल एक्ट एज अ प्लेन वायर। तो यहां पे आप इसको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते थे, जस्ट एज इफ इट इज एक्टिंग लाइक अ प्लेन वायर। बढ़िया है सर। और ये आपको बेसिकली एक बैटरी आप यहां पे इस प्रकार से दिखा सकते थे, 12 वोल्ट की बैटरी बना के। तो ये सवाल अब हो गया आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया ये भी टर्मिनल 12 है, तो सर यहां से यहां ये भी टर्मिनल आपको 12 वोल्ट का है, राइट। और ध्यान से देखो ये शून्य है तो सर ये वाला भी आपको शून्य है। यानी यहां पे आपको जो करंट आई दौड़ रहा होगा, ये करंट आई यहां से लेके यहां तक दौड़ेगा, विच मींस 1 and 2 आर इन सीरीज। तो आई करंट कितना हो जाएगा? आई करंट कितना होगा आपको? 12 - 0 अपॉन योर 1 + 2 विच इज 3, राइट। तो ये आपको आ जाएगा 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। तो सर अगर करंट पता चल गया है तो पोटेंशियल VPR इज नथिंग बट योर करंट इनटू 1 विच इज योर 1 किलो ओम विच विल गिव यू योर 4 वोल्ट। तो क्या आपका जवाब इसका 4 है? सबका 4 होना चाहिए, ठीक है, सबका 4 होना चाहिए। सवाल में अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो 4 वोल्ट करेंगे। अगर आपसे पूछता VP - VR तो ऑफ कोर्स -4 होगा। अगर आपसे पूछेगा VR - VP तो +4 होगा। आप समझ रहे, क्योंकि R आपको हायर पोटेंशियल है, P आपको लोअर पोटेंशियल है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो 4 वोल्ट लिख के आ जाएंगे। अ स्ट्रीम ऑफ मूविंग चार्जेस का सवाल है, अ स्ट्रीम ऑफ सिंगली चार्ज पार्टिकल, राइट। यानी उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसका मास आपको दिया है, एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V आर प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म फील्ड 0.2 टेस्ला। आपने यहां से पार्टिकल को फेंका, पार्टिकल आपको सेमी सर्कल करता हुआ डिटेक्टर में पहुंच जाता है। आपके पास एक और पार्टिकल है, उसका मास इस बार कुछ अलग है लेकिन वो भी सेम चार्ज है, वो भी सिंगली चार्ज है, उसको भी आपने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है, तो वो आपको यहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो आपको फील्ड की नई वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये दूसरा चार्ज भी आपको डिटेक्टर तक पहुंच जाए? तो भाई साहब यहां से यहां का डिस्टेंस फिक्स्ड है, यानी दोनों चार्ज को सेम रेडियस, दोनों चार्ज का रेडियस सेम होना चाहिए। अब सर रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb,
और mv को हम लोग लिखते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb, और सर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन q इंटू बी। दोनों ही केसेस में सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, यानी जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, यानी कि रूट m1 अपॉन b1 शुड बी इक्वल टू रूट m2 अपॉन b2। सर पहले वाले का जो मास है वो हमको दे रखा है, दिस इज इक्वल टू योर, अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले वाले का मास है आपको 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -26 डिवाइडेड बाई 0.2 टेस्ला। दूसरे वाले का मास है अपने को यहाँ पे 0.2 इंटू 10 टू द पावर -26 डिवाइडेड बाई नया वाला मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये आपको 2 आएगा, यानी कि नया फील्ड शुड बी इक्वल टू योर 0.1 टेस्ला विच इज इक्वल टू योर ऑप्शन नंबर बी। अगर तुम ध्यान से देखो तो हम कहते हैं कि एक काम करो, इसको बोल दो 0 वोल्ट पॉइंट पोटेंशियल, इससे बेटर कुछ होता है क्या जीवन में? इसको बोल दो n, तो ये भी हो जाएगा n, ये भी हो जाएगा n, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अब क्योंकि ये वाले रेजिस्टर के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो अगर यहाँ 0 है मतलब यहाँ भी पोटेंशियल आपको 0 ही रहा होगा, तभी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। अब ये 0 है तो सर ये वाला आपको 4 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो सबसे पहली बात, तुम चाहो तो इसको यहां से हटा भी सकते थे क्योंकि यहां पे आपको कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। नाउ इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, आप इस वाले जंक्शन पे केसीएल लगा सकते थे, राइट। सो इस वाले जंक्शन ए पे आप केसीएल अगर लगाओगे तो सारा करंट यहां से दूर जाता हुआ मान लो, मतलब यहां पे भी करंट ऐसे जा रहा है, यहां पे भी करंट ऐसे जा रहा है, यहां पे करंट आपको ऐसे जाते हुए ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाला जो करंट होगा दैट इज इक्वल टू 4/2, तो सर 4/2 प्लस ये वाला करंट आपको हो जाएगा 4 - n/1 प्लस, और ये वाला करंट हो जाएगा आपको 0 - n, यानी कि सर -n डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 + 4 - n इज इक्वल टू 0, तो सर n की वैल्यू मेरे को 3 निकल के आ रही है। n की वैल्यू 3 आनी चाहिए, बताइए n की वैल्यू आपकी 3 आनी चाहिए। क्या 3 आ रहा है? कॉइल C कैरीज अ स्टेडी करंट, अ सेकेंड कॉइल इज प्लेस्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कॉइल C इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो कॉइल ऐसे है, ये दो कॉइल ऐसे है, ये छोटा कॉइल है, ये बड़ा कॉइल है, ये दोनों कॉइल आजू बाजू में रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंसेस for the pair of coils in given configuration? म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होने का मतलब है कि एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले में जितना ज्यादा जाए उतना ज्यादा फील्ड, उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक कॉइल में अगर तुम करंट इमेजिन कर लो तो इसका फील्ड इस वाले में जितना ज्यादा जाएगा उतना अच्छा आपको होगा दोनों के बीच का फ्लक्स एक्सचेंज। तो अगर यहां देखोगे तो दोनों कॉइल का आपको डायमेंशन सेम है, यहां से है, राइट। तो इसमें आपको जो भी फील्ड होगा वो इसके थ्रू भी आपको जाएगा ही जाएगा। तो भैया इसमें आपको सबसे मैक्सिमम होने वाला है, तो भैया सबसे ज्यादा हो गया आपको 1 में, सबसे कम होगा आपको इसके अंदर, इसमें तो आपको ऑलमोस्ट 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर तुम देखोगे इसमें कोई अगर आपको करंट है तो इसमें फील्ड आपको ऐसे होगा, इसमें आपको फील्ड ऐसे होगा, ये कोई भी फील्ड इस वाले के साथ लिंक नहीं हो पाएगा। तो सबसे कम आपको यहां पे हो जाएगा 2 में, राइट। अब यहां पे इन दोनों की तुलना में इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस वाले में तुम करंट बहाओगे तो सारा का सारा ऊपर वाले से नहीं जा रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट से बच जाएगा। तो आपको इसके बाद 3 का नंबर आना चाहिए, इसके बाद आपको 3 का नंबर आना चाहिए, और बचा हुआ आपको यहां पे है 4th। तो भैया 1342 इज द ऑप्शन नंबर ए। हाउ डू यू कंपेयर बिटवीन 2 एंड 4? जनाब 2 और 4 में भी कंपेयर करना मुश्किल नहीं है। अगर तुम देखो 2 में तो एकदम ही 0 है, दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं हो रहा है। अगर तुम 4 को देखोगे
सपोज कीजिए कि इसमें कोई आपको करंट दौड़ रहा है, राइट, यहां पे आपको कोई करंट होगा, तो यहां का फील्ड इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको घुसा है, राइट, तो फिर भी इसमें स्लाइट फील्ड एक्सचेंज हो रहा है। इस केस में भैया दोनों के बीच का फील्ड आपस में एक्सचेंज ना के बराबर है, और इन दोनों में कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा इसमें होगा, लेकिन इसमें तो आपको बहुत ही ना के बराबर है, राइट। द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक field and magnetic field components of EM waves at a certain time and location. Which of the EM waves are traveling towards you? C cap is equal to E cap cross B cap, right? तो अगर E क्रॉस B आपके तरफ आ रहा है यानी कि वेव आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, इसमें अगर देखोगे तो C क्रॉस B इनटू द प्लेन है, इसमें आउट ऑफ द प्लेन है, इसमें आउट ऑफ द प्लेन है, इसमें आउट ऑफ द प्लेन है, तो भैया 2, 3 एंड 4 में वेव आपकी तरफ आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2, 3 और 4 में वेव आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमसे कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और अ स्मॉल बॉल ऑफ मास 2 × 10⁻⁻10 16 kg carrying a charge of -2 microcoulomb is fired from positive plate towards the negative plate with a speed of 3 × 10⁶, right? Ignore gravity. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0, यहां पे जो आपको दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0 फॉर विच बॉल स्ट्राइक्स द नेगेटिव प्लेट इज डैश वोल्ट। ये एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लेफ्ट साइड लगाएगा। तो ये बात तो समझ में आता है कि ये चार्ज को जब इधर फेंकोगे तो इसकी स्पीड घट रही है। तो हम चाहते हैं कि भैया V0 की कम से कम इतनी वैल्यू तो रखो, V0 की इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए कि आपको ये जो चार्ज है अगर रुकता भी है तो हद मार के यहां पे आके रुक जाए। So basically when the charge is moving, it has to do a work against the electric field. Electric field के against, उसके फोर्स के अगेंस्ट उसको काम करना पड़ रहा है, राइट? तो तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई साहब यहां पे आप चाहो तो इसको बेसिक फंडामेंटल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां से यहां आने में इसका पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया है, राइट? पूरा का पूरा इसका एनर्जी लॉस हो गया है, एंड जो गेन हुआ है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू Q इंटू वी नॉट, तो अगर हम ध्यान से देखें V0 इज इक्वल टू योर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्यू। मास है अपने पास 2 × 10⁻⁻16, वेलोसिटी है अपने पास 3 इंटू इतना, तो स्क्वायर किया तो 9 × 10⁻12, 2 इंटू, और चार्ज अपने पास है 2 × 10⁻⁻6। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 2 से 2 मरेगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻18, यानी कि यहाँ पे अपने को 100 बच रहा है, विच इज इक्वल टू योर 450 वोल्ट्स। तो क्या 450 आपका भी आ रहा है?